सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके सामने कक्षा 8 का मॉडल पेपर विषय विज्ञान, जिसके 1 से 3 तक प्रश्न हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिए गए थे और अब प्रश्न संख्या 4 से आगे के जो प्रश्न हैं उसके हल हैं वो दिए जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कॉलम 1 व कॉलम 2 का मिलान कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कॉलम 2 से 2 है उसका राइजोबियम से मिलान करना है। ख है यीस्ट का उपयोग, इसका मिलान करना है ब्रेड निर्माण से। ग है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर का मिलान करना है मलेरिया से। वायु द्वारा संचरण, इसका मिलान करना है खसरा से। प्रश्न संख्या 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। उत्तर हैं, पहला, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। प्लास्टिक पात्र अक्रिय होने के कारण खाद्य सामग्री लंबे समय तक खराब नहीं होती। तीसरा है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्रश्न संख्या 6, संक्षेप में उत्तर दीजिए। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? इसका उत्तर है, आदिवासियों का आवास स्थल वन होते हैं। ये अपना जीवन वनों में गुजार कर पूरा करते हैं। ये वनों से मिलने वाले कंद मूल, जंतुओं का मांस आदि खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अतः ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वन पर निर्भर रहते हैं। वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव क्या हैं? उत्तर: 1, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। 2, घरों व कारखानों का निर्माण। 3, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। चौथा है दावानल एवं भीषण सूखा। प्रश्न संख्या 7, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखो। उत्तर: जनन का वह प्रक्रम जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के जो नाम हैं, पहला है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन। दूसरा, अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि विज्ञान विषय के प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो सीमित उत्तर होता है। जितना आपसे पूछा जाता है उतना ही उत्तर लिखना है, उससे न ज़्यादा लिखना है न कम लिखना है। अब प्रश्न संख्या 8, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। इसका उत्तर है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं से धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। प्रश्न संख्या 9, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। सबसे पहला है ढोलक। ढोलक में झिल्ली है वो कंपित होती है। दूसरा है सितार। सितार में तार होते हैं वो कंपित होते हैं। बांसुरी। बांसुरी के अंदर वायु छिद्र होते हैं वो कंपित होते हैं। प्रश्न संख्या 10, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा करने का कारण उत्तर हैं, पानी और विद्युत का संपर्क होने पर विद्युत के झटके लग सकते हैं एवं फायरमैन को चोट लग सकती है। अतः विद्युत के झटकों से बचाव हेतु उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं।
जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। उत्तर है इसका, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। हमारे शरीर से आवेश पृथ्वी में चला जाता है। प्रश्न संख्या 12, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। उत्तर हैं, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल के जो नाम हैं, पहला है सप्तऋषि मंडल, दूसरा है ओरायन तारामंडल। प्रश्न संख्या 13, CFC का पूरा नाम लिखो। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इससे होने वाली एक हानि का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इससे होने वाली हानि ओजोन परत का क्षय है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 से 21 तक। प्रश्न संख्या 14, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। अब आपके सामने नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाया हुआ है। इसके अंदर सबसे ऊपर वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जो कि लगभग 78% होती है। यहाँ से ये तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तड़ित यानी कि जो बिजली गिरती है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। दूसरा इसका है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु व नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। इसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर इसके बाद मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पौधों को जंतुओं द्वारा खाया जाता है और उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अवशिष्ट वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ से यह नाइट्रोजन पुनः वापस वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार ये नाइट्रोजन का चक्र है। प्रश्न संख्या 15, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। उत्तर है, राणा को सूती कमीज खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती कमीज पसीने को जल्दी से सोखती है और ठंडक का अनुभव कराती हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। उत्तर है कि कॉपर है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वह जिंक को उसके लवण की विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका कारण है? उत्तर, सोडियम और पोटेशियम अत्यंत अधिक अभिक्रियाशील धातु है जिन्हें वायु में खुला रखने पर ये आग पकड़ लेते हैं, अतः इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 17, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्तर, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है, घर्षण को बढ़ाना। घर्षण को बढ़ाने के लिए वाहनों के टायर, चप्पल के सोल को खुरदरा बनाया जाता है जिससे चलने में आसानी होती है। घर्षण कम करना, स्नेहक के उपयोग से घर्षण को कम किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए मशीनों में घर्षण कम करने के लिए स्नेह का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19, विद्युत साधित्रों को कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। उत्तर है क्योंकि ऐसा करने से विद्युत का संपर्क हमारे शरीर से हो जाता है और विद्युत का झटका लग सकता है और हमें चोट लग सकती है, हो सकता है कि जान भी चली जाए। अतः विद्युत साधित्रों को कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 20, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन तथा तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। उत्तर हैं तड़ित टेलीफोन की तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती हैं, अतः तड़ित झंझा के समय हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए। दूसरा इसका है तार युक्त फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। चौथा है कंप्यूटर, टीवी के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। अब है प्रश्न संख्या 21, तारे व ग्रह में अंतर बताइए। पहला अंतर है तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड हैं, यानी कि उनका अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। दूसरा अंतर है तारे सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, जबकि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आता है खंड द, इसका पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 22, खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, खंड द के प्रश्न में अथवा में प्रश्न है, यानी कि परीक्षा में यदि ऐसा प्रश्न आए अथवा वाला तो उसमें से कोई एक प्रश्न करना होता है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 22, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। उत्तर, फसल के साथ उग आए अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। नियंत्रण, इनका जो नियंत्रण है निराई द्वारा खरपतवार को पौधों को जड़ सहित उखाड़ना। दूसरा है खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करना। इन दो तरीकों से खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब इसके अथवा में क्वेश्चन है खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। तो उर्वरक और खाद दोनों की सारणी बनानी है और सारणी में अंतर जो 4 बताए गए वो लिखने हैं। पहला अंतर है उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। दूसरा है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा अंतर है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा अंतर है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब प्रश्न संख्या 23, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। उत्तर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आ जाएगी, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि यह पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। इसके अथवा में प्रश्न है वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि हमें वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर है जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए। दूसरा है
संकटापन वनस्पति जात एवं प्राणी जात के अस्तित्व को बचाए रखने में। तीसरा है वन्य जीवों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज को बचाए रखने में भी वन्य जीवन संरक्षण आवश्यक है। प्रश्न संख्या 24, मानव वाक तंत्र का चित्र बनाकर तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। आप देख रहे हैं मानव वाक तंत्र का चित्र बनाया हुआ है। ऐसा ही चित्र अगर परीक्षा में आता है तो आपको बनाना है। इसके कार्य हैं, वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि इनके बीच में वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि इसका कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। इसके अथवा में प्रश्न है, शोर प्रदूषण किसे कहते हैं? इसके स्रोत, हानियां तथा सीमित रखने के उपाय आपको बताने हैं। इसका उत्तर है, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहते हैं। इसके स्रोत है वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों का विस्फोट, मशीनें, लाउड स्पीकर, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के उपकरण आदि। इससे होने वाली हानियाँ, पहली हानि है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे अनिद्रा, अति तनाव, चिंता, अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा है सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। अब शोर प्रदूषण से जो बचने के उपाय हैं वो हैं, पहला, वायुयान के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रव शामक युक्तियाँ लगाना चाहिए। रव शामक का मतलब है साइलेंसर, जैसे गाड़ियों में साइलेंसर लगे हुए होते हैं, धुआं निकलने वाले, वो आवाज़ को कम करते हैं। दूसरा, ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवास क्षेत्र से दूर संचालित करना चाहिए। तीसरा है टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। और चौथा है अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब क्वेश्चन संख्या 25, जो अंतिम प्रश्न है, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है शुद्ध वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मैथेन तथा जल वाष्प वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि प्रदूषित वायु में अनचाहे प्रदूषक उपस्थित होते हैं जैसे CFC, धुआं आदि। इसके अथवा में प्रश्न है, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। इसका उत्तर है सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ वायुमंडल में रुक जाता है, जो पृथ्वी को और गर्म करता है। पौधा घरों सूर्य की ऊष्मा प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। इसे पौधा घर प्रभाव कहते हैं। इस तरह से आपके प्रथम मॉडल पेपर के सारे प्रश्नों का हल दे दिया गया है। अगली बार मॉडल पेपर संख्या 2 का हल दिया जाएगा। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद।